डिप्रेशन को लेकर। जी हां, दरअसल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एम्स की ओर से एक रिपोर्ट साझा की गई है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 से 16 की है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में डिप्रेशन को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो खासकर महिलाओं के लिहाज से बेहद अलार्मिंग है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में करीब 60 लाख डिप्रेशन के मरीज हैं और इन मरीजों में जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, उनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मेट्रो शहरों में ज्यादा लोग डिप्रेशन की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एम्स के मनोविशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कोकड़े के मुताबिक मानसिक बीमारी की सबसे बड़ी वजह जागरूकता की कमी है। मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और BMHRC दोनों इंस्टीट्यूट में एक कार्य किया है, जिसमें 4 जिलों को हमने चुना था सर्वे के लिए, जिसमें गुना, खरगोन, छिंदवाड़ा और इंदौर, ये 4 जिलों में सर्वे किया। इसमें लगभग 3,200 लोगों को हमने विजिट किया है, इसमें से 3,221 लोगों का हमने इंटरव्यू किया है और इसमें लगभग हमने पाया गया कि लगभग 14% लोगों को ये मानसिक बीमारी हो सकती है। और हम इस मसले पर चर्चा करेंगे और इस रिपोर्ट को महिलाओं के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर एम्स की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में क्या मुख्य बातें कही गई हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 60 लाख लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ही मानसिक बीमारी से ग्रस्त 91% लोगों में जागरूकता की कमी पाई गई है। ज्यादातर पीड़ित सुविधाओं की पहुंच से दूर और भ्रांतियों के शिकार हैं। ज्यादातर पीड़ित उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अवसाद से लगभग 6.1 लाख लोग पीड़ित हैं। 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं में अवसाद के केस सबसे ज्यादा हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मानसिक रोगियों के लिए अस्पतालों की भारी कमी है। मानसिक रोग विशेषज्ञों और मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की है भारी कमी। इसके साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं केवल 0.03% लोगों को उपलब्ध हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले मानसिक रोगों का फैलाव 36.6% है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि महिलाएं सबसे ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हैं। और चलिए इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे और महिलाओं के नजरिए से इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं मनो विशेषज्ञ इस वक्त रूमा भट्टाचार्य। बहुत बहुत स्वागत है आपका रूमा जी। आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो रिपोर्ट आई है, बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट में हुए हैं कि महिलाएं जो हैं वो ज्यादा मानसिक रोग से पीड़ित हैं। साफ तौर पर क्या वजह इसकी नजर आती है कि महिलाओं को मानसिक रोग हो जाते हैं? देखिए, मानसिक रोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही होती है, ये किसी भी महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग किसी को भी हो सकता है। लेकिन जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, और आज मैं बताऊं, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खास तौर पे इस बार डिप्रेशन के मुद्दे को इसलिए उठाया है क्योंकि डिप्रेशन आज सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है। डिप्रेशन स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी को होते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि पहले जो माना जाता था कि डिप्रेशन 25-30 साल की उम्र के बाद ही शुरू होता है, आज 21वीं सदी में इसका जो है एज घटकर 8-9 साल, 10 साल टीनेजर्स तक पहुंच गया है। तो लेकिन हाँ, ये महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले दुगने चांसेस हैं डिप्रेशन के। इसका कारण बायोलॉजिकल है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो महिलाओं में होती है वो एक मुख्य कारण है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है कि महिलाएं क्योंकि घर के अंदर रहती है, अक्सर उन्हें इतना एजुकेशन नहीं मिलता है। अगर हम बड़े शहरों की बात ना करें और आम पूरे अपने भारत की बात करते हैं, तो महिलाओं घरों में रहती है, उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो वो अपनी बातें नहीं बता पाती है। उन्हें वो ये भी नहीं बता पाती कि उन्हें उदासीपन हो रही है, घबराहट हो रही है, या नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से महिलाओं में इसकी इंसिडेंस ज्यादा बढ़ जाती है।
पुरुषों में भी ये चीज होती है, बच्चों में भी होती है, लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं में इसका देखने का जो चांसेस है वो ज्यादा है। 2:1 का रेशियो हो जाता है कई बार महिला और पुरुष में डिप्रेशन के चांसेस के। और सबसे बड़ी बात जो आपके अभी आप लोग चैनल में बता रहे थे कि आप देख रहे हैं कि कितने लाखों लोग जो है मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और इसमें डिप्रेशन एक सबसे ऊपर, मतलब सबसे लीडिंग कॉज जो होती है मेंटल इलनेसेस की, उसमें डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। और डिप्रेशन इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि लोग आत्महत्या कर लेते हैं जब लगातार डिप्रेशन से ग्रसित रहते हैं, सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूड डिसऑर्डर होता है तो लोग सुसाइड करते हैं। और सुसाइड के बारे में अक्सर बातें तभी होती है जब सुसाइड हो चुका होता है। हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव स्टेप्स कुछ नहीं होता है क्योंकि जागरूकता की कमी है। जैसे आपके चैनल ने दिखाया कि 90% जो डिप्रेशन लाइलाज होता है वो जागरूकता की कमी के कारण। अगर मरीज अन्य डॉक्टर के पास पहुंचता भी है कि मुझे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती है, तो वो लोग उन्हें बस हल्की फुल्की नींद की दवा देके छोड़ देते, लेकिन कारण जानने की कोशिश नहीं करते या मनोचिकित्सकों के पास उनको रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें भी जानकारी का अभाव है डॉक्टर होने के बावजूद। और मानसिक जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत ही कम है हमारे देश में। आज करीबन 5,500 मनोचिकित्सक, पूरे इतने बड़े आबादी के लिए से 5,500 मनोचिकित्सक देश में मौजूद हैं। जितने मनोचिकित्सक देश में पढ़ के निकलते भी हैं उसमें से 2/3 लोग, आधे से ज्यादा लोग जो है विदेश चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जागरूकता की कमी होने के कारण इस फील्ड को महत्व नहीं दी जाती। अन्य पेशे के डॉक्टर्स भी मनोचिकित्सकों के पास मरीज नहीं रेफर करते। ये तमाम समस्याएं हैं और जैसा इससे पहले आपने जिक्र किया कि जब दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, नींद नहीं आती है, तो महिलाएं अक्सर ये जो सिम्टम्स हैं ये बता नहीं पाती हैं, किसी से जिक्र नहीं करती हैं और शायद यही कारण है कि महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा होता है, महिलाएं डिप्रेशन की ज्यादा शिकार हो जाती हैं। तो अगर ऐसा फैमिली मेंबर अगर जानना हो तो कैसे पता लगाया जाए डिप्रेशन के क्या जो सिम्टम होते हैं वो उनको कैसे पता लगाया जाए? जी, ये आपका सबसे अहम सवाल है और मैं सारे दर्शकों को कहना चाहूंगी कि ध्यान से सुने कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ। फैमिली मेंबर सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर परिवार में किसी को डिप्रेशन है या कोई मानसिक बीमारी है तो फैमिली मेंबर्स को जागरूक होना पड़ेगा कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य में पिछले दिनों या पिछले हफ्तों से वो परिवार के सदस्य में उनके व्यवहार में परिवर्तन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये महिला या ये बच्ची या कोई अन्य सदस्य जो है आजकल गुमसुम ज्यादा रह रहे हैं, बात कम कर रहे हैं या चिड़चिड़ा रहे हैं, उनकी नींद में परिवर्तन आई है या तो उन्हें नींद नहीं आ रही है या दिन भर ही सोते रहते, दिन भर आलस बना रहता है, उनके खाने पीने और वजन में परिवर्तन आया है। अगर उन्हें अगर वो स्कूल या कॉलेज के उम्र के हैं तो वो पढ़ाई से उनका मन हट रहा है, कॉलेज या स्कूल जाने में या काम पे जाने में उनकी इच्छा नहीं हो रही या घर के काम करने की इच्छा नहीं हो रही, दिनचर्या के काम करने जो पहले बहुत आसानी से हम दिनचर्या के काम कर लेते थे, यानी कि इतना सिंपल काम जैसे सुबह उठ के ब्रश करना या नहाना या तैयार होना, इन कामों तक में आलस करना, इनकी इच्छा नहीं होना, तैयार होने की इच्छा नहीं होना, कोई भी पहले जो पसंदीदा काम होते थे जैसे दोस्तों से बात करना या टीवी देखना या सिनेमा जाना या बाहर निकलना, उन सब चीजों की भी इच्छा खत्म हो रही है। घर में बैठे रहते हैं, कोने में बैठे रहते हैं या कम बात कर रहे हैं, बहुत ही जरूरी बात हो सिर्फ वही कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन है वो कम हो गया है, चिड़चिड़ापन आ गया या तो स्वभाव में। तो कोई भी स्वभाव में अगर परिवर्तन हम देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी के भी स्वभाव में अगर हम पहले के मुकाबले कुछ हफ्तों से परिवर्तन देख रहे हैं, भूलने की समस्या दिख रही है, छोटी छोटी चीजें भूल जा रहे हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी जो सिम्टम्स है वो उसके लिए सचेत होना बहुत जरूरी है क्योंकि यही सिम्टम्स आपको समझना है कि ये कोई ना कोई मानसिक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। सिम्टम्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, आपने बताया कि क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम पता लगाएं कि जो हमारा फैमिली मेंबर है या फिर जो घर की महिलाएं हैं वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रही। डॉक्टर के पास ले जाने का तो सेकंड स्टेप रहा, लेकिन एज अ फैमिली मेंबर फिर मेरा यही सवाल है कि एज अ फैमिली मेंबर पहले क्या स्टेप उठाए जाए, कैसे काउंसलिंग ऐसे लोगों की जाए जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं?
जी, ये जो है ये बहुत आम आप बात कर रही हैं। हर लोग यही सोचते हैं कि डिप्रेशन अगर हो रहा है और उसने आइडेंटिफाई भी कर लिया है तो घर के ही सदस्य काउंसलिंग कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के जब सिम्टम आ चुके हैं मतलब डिप्रेशन बीमारी में तब्दील हो चुकी है, और ये वैसे ही कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज या किसी को थायराइड की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है। डिप्रेशन भी एक बीमारी है जो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकती। ये एक बायोलॉजिकल बीमारी है। ये जब तक हमारे देशवासी नहीं समझेंगे तब तक हम डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ देते हैं, और घर से आके लोग बताते हैं कि हमने तो बहुत काउंसलिंग की, हमने तो इनका महीनों तक काउंसलिंग की, उसके बाद भी उसने ऐसा कदम उठा लिया। आज ही मेरे पास कोई आए थे जिनका कहीं जॉब जो वहां एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां जॉब नहीं लगी, उनको पहले भी हिस्ट्री थी डिप्रेशन की, अभी उनको सुसाइड करने की इच्छा हो रही है। तो घर वाले कहते हैं कि हम 6 महीने से तो हम ही काउंसलिंग कर रहे थे। तो इस भ्रांति से निकलिए कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल बीमारी है जिसका इलाज होना जरूरी है, जो ब्रेन में केमिकल डिस्टर्बेंस से होता है, ब्रेन की हार्मोन्स गड़बड़ा जाती है, वो घर के अंदर बैठ के अपनी एडवाइस देने से नहीं ठीक होगा। इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। और लोग इसलिए नहीं पहुंचते कि लोगों को लगता है कि मनोचिकित्सक यानी सिर्फ पागल के डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है। आपको मनोचिकित्सकों के पास सही टाइम पे पहुंचना जरूरी है। आपके ही चैनल में दिखा रहे थे कि जागरूकता की कमी, यही सबसे बड़ी जागरूकता है कि डिप्रेशन एक मेडिकल इलनेस है जो ब्रेन के केमिकल्स को डिस्टर्ब कर चुकी होती है। तो जब तक उसका इलाज नहीं होगा, घर के बड़े बुजुर्ग काउंसलिंग करने से नहीं ठीक होगा। आइडेंटिफाई करना परिवार वालों को बहुत जरूरी है, और सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ही हम अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। नहीं तो घर वाले महीनों तक अपनी ओर से डील करने की कोशिश करते हैं, और जब तक बीमारी माइल्ड से सीवियर पहुंच जाती है और पुरानी हो जाती है, कोई भी बीमारी जब पुरानी हो जाती है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जागरूकता 2 चीजों के लिए बहुत अहम है। एक तो सिम्टम्स पहचाने, दूसरा कि आप घरेलू एडवाइस देते रहने की गलती मत करिए। ये एक बीमारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि डिप्रेशन है तो उसके बारे में बात करिए अपने डॉक्टर से। घर के अंदर बैठ के काउंसलिंग करने से नहीं होगा। घर के अंदर का माहौल अच्छा रहना चाहिए, घर में कम्युनिकेशन अच्छी रहनी चाहिए। ये तो एक स्वस्थ परिवार के लिए जरूरी है। लेकिन जब संकेत मिल गए हैं कि किसी को ये सिम्टम्स हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए। रूमा जी, जागरूकता की कमी की बात आप कर रही हैं, तरह तरह की भ्रांतियों की आप बात कर रही हैं, और कभी कभी ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि लोग अंधविश्वास का सहारा लेने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आखिर ये जागरूकता जो है वो कैसे लोगों के अंदर पैदा की जाए, कैसे उनको ये समझाया जाए कि ये सिर्फ काउंसलिंग से ठीक नहीं होगी बीमारी, ये वास्तव में बायोलॉजिकल बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा इसे ठीक करने के लिए। देखिए, मेरे को लगता है आज जो जी न्यूज ने ये मुद्दा उठाया है यही एक जागरूकता का पहला कदम है। तो जब तक हम इसी तरह के प्रोग्राम्स बार बार नहीं करेंगे तब तक जागरूकता नहीं आएगी। सिर्फ आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज हमने डिप्रेशन की बात कर ली। आपको मैं ये बात बताऊं कि 8 से 9 लाख लोग हर साल सुसाइड से मरते हैं, और ये सुसाइड डिप्रेशन का जब सिवियरिटी बढ़ जाती है तब करते हैं। तो आप सोचिए कि हर साल 9 लाख लोग डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर चुके होते हैं, और इसमें सबसे इंडिया जो है, भारत जो है, वो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड है। और उसमें भी मैं बताऊं कि 15 से 30 साल की उम्र के लोग हमारे भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। अगर साल भर में 3 लाख लोगों ने सुसाइड किया तो 1 लाख या कम उम्र के लोग होते हैं। और यही होता है कि जागरूकता की कमी के कारण घर वाले या माँ बाप या परिवार के बड़े सदस्य सोचते हैं कि बचपना है या एग्जाम का प्रेशर है या पीयर प्रेशर है, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर गुस्सा चिड़चिड़ापन कर रहा है या गुमसुम रह रहा है या कॉलेज स्कूल नहीं जा रहा है तो जरूर वहां कोई परेशानी होगी। ये नहीं समझ में उनको आता है कि ये बीमारी का संकेत है।
तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज करीबन 1.5 लाख लोग इंडिया में 1.5 से 3 लाख लोगों के बीच में सुसाइड जो है हर साल भारत में होती है। तो आप सोचिए कि हर दिन करीबन 30 लोग, हर दिन एवरी सिंगल डे 30 लोग सुसाइड करते हैं। और ये जागरूकता तभी संभव होगा जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स बार बार करें। हम लोग पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, इसकी बातें होनी चाहिए। जैसे मलेरिया डेंगू के बारे में सरकार पोस्टर्स लगाती है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है कि बुखार आए, ठंड देखे तो आप समझ जाइए मलेरिया है, घर में पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिए। तो सरकार के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो डिप्रेशन के लक्षणों को लोगों को जागरूक करे। इस तरह के कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं इसका रिपीटिशन होना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन के बारे में और खुलकर बात सके और लोग प्रोत्साहित हों कि ये सिर्फ वो अकेले नहीं है जो भुगत रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आज करीबन 15 से 20 लोगों में से एक इंसान को डिप्रेशन है। तो और पिछले 10 सालों में 20% की बढ़त हुई है डिप्रेशन में, 20% इंक्रीज इन लास्ट 10 years। तो आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि ये बीमारी लाइलाज है, वो इसलिए बढ़ रहा है कि लोग नहीं समझते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है। तो आप सही समय पे मनोचिकित्सक के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। और डिप्रेशन होना कोई पागलपन का लक्षण नहीं है, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों में बहुत संकोच रहता है कि हम मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं, कोई क्या सोचेगा कि हम पागल है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और दूसरी बात जो है कि आज भी अगर कोई अन्य मानसिक बीमारी है तो लोग सोचते हैं कि झाड़ फूक करा लें, ऊपरी हवा है, कोई किसी ने बुरी नजर डाल दी है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, इसे भी मीडिया का एक दायित्व बनता है कि उन भ्रांतियों को दूर करे और लोगों को सही जानकारी दें। बिल्कुल, हमने बात जागरूकता की कर ली, हमने उन प्रॉब्लम्स की बात कर ली जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता है। लेकिन उमा जी, एक और बहुत बड़ा कारण है इसका कि जो सुविधाएं हैं या फिर मानसिक रोग के जो अस्पताल हैं उनकी भी भारी कमी है, जिससे इलाज जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता और डिप्रेशन से हम मात खा रहे हैं। जी, ये तो बहुत बड़ी कमी है, इससे तो हम नकार नहीं सकते। तो ये सरकार का दायित्व है कि वो मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स बढ़ाएं, क्योंकि जब तक डॉक्टर्स मनोचिकित्सा का सीट ले नहीं पाएंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होंगे तो मनोचिकित्सक कहाँ से बनेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में अभी पिछले कुछ सालों से ही पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकाइट्री शुरू हुई है। इसके पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब ये एक साथ था तो सीट्स ही नहीं थी, हम लोग को बाहर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, बॉम्बे जाके, बैंगलोर जाके, दिल्ली जाके, कोलकाता जाके। तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स जब तक नहीं बढ़ेगी, हम मनोचिकित्सकों की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे और उन्हें सही हम अगर काम करने की जगह नहीं दे पाते तो मनोचिकित्सकों मैक्सिमम, जैसे मैंने कहा कि भारत से 15,000 मनोचिकित्सक पढ़ के निकले हैं, लेकिन उसमें से 6,000 भी देश में मौजूद नहीं है। यूएसए में आप देख लेंगे कि साइकाइट्रिस्ट मैक्सिमम इंडियन साइकाइट्रिस्ट है। तो हम उन्हें सही माहौल भी नहीं दे पा रहे काम करने की, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अलग से मेंटल डिपार्टमेंट ही नहीं है, साइकाइट्री डिपार्टमेंट ही नहीं है। अभी लकीली हमारे भोपाल में एम्स आ गया है या BMHRC है, नहीं तो इस तरह की सुविधाएं ही नहीं है। जब हम एक कैपिटल शहर है भोपाल, उसकी ये दशा है, तो हम दूर दराज के गांव में और छोटी जगहों की क्या हम बात कर सकते हैं। तो सबसे अहम परेशानी यही है कि मनोचिकित्सकों की कमी, प्रॉपर कोई साइकाइट्री डिपार्टमेंट ना होना हॉस्पिटल्स में, ये सबसे बड़ी जो है कमी है। बिल्कुल उमा जी, ये तो बात रही प्रॉब्लम्स की। बात अगर मानसिक रोगों की करें तो क्या नशीले पदार्थों का सेवन भी मानसिक रोगों की जो रेशो है उसको बढ़ाता है, या फिर ये संभव है कि जो नशीला पदार्थ लेते हैं उनको मानसिक रोग जल्दी होते हैं? देखिए, ये पहले मुर्गी या पहले अंडा वाली बात है। दोनों ही बात है कि एक तो जो लोग नशा करते हैं
वो किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, वही लोग नशा करते हैं। एक बात तो समझना यही जरूरी है। कई लोगों को घबराहट होती है और जब वो सिगरेट स्मोक करते हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, तो फिर वो सिगरेट के आदी हो जाते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती, उन्हें तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो वो ड्रिंक करना चालू करते हैं, तो उन्हें नींद अच्छी आने लगती है, तो हम सोचते हैं कि ये अल्कोहलिक है। तो बेसिकली जो नशा करते हैं उन लोगों में कोई ना कोई मानसिक परेशानी, अंडरलाइन मानसिक परेशानी रहती है, तो सबसे पहले उसका इलाज होना भी जरूरी है। तो दोनों तरह की बात है। और जो लोग नशा करते हैं उनमें भी मानसिक बीमारियों के अन्य मानसिक बीमारियों के लक्षण भी आने लगते हैं। तो ये दोनों ही चीज है कि नशा करना, एक तो इसका भी जो है सही रूप से जागरूकता होनी चाहिए कि नशा करना सिर्फ संगत का असर नहीं होता है, नशा करना कोई ना कोई बीमारी का संकेत है। जो लोग कोई ना कोई मानसिक बीमारी से, चाहे वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, साइकोसिस हो, कोई ना कोई वो अंडरलाइंग मानसिक बीमारी से ग्रसित रहते हैं, वही लोग नशा का सेवन करते हैं। टोबैको, हमारे मध्य प्रदेश में टोबैको या गुटखा तंबाकू का सेवन करने वाले मैक्सिमम लोग हैं और कैंसर भी अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो ये लोगों में कहीं ना कहीं हमें देखना है कि इनकी अन्य क्या परेशानियां हैं, उनमें घबराहट है तो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें जुड़ी हुई हैं। नशे से बचना बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस के एनवायरनमेंट की बात करें तो अक्सर हम देखेंगे कि स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है टीनेजर्स में और यंग एडल्ट्स में, अल्कोहलिज्म बढ़ गया है, ये जो क्लबिंग शुरू हुई है उसके कारण भी एडिक्शंस बढ़ गए हैं। और अगर हम छोटे तबके के लोगों की बात करें तो उनमें गुटखा तंबाकू की जो लत है वो बढ़ गई है। तो इसमें बहुत सारा काम करना है और आप और हम मिलके ही लोगों में जागरूकता ला सकते हैं और नशे की बुराइयों लोगों को बता के उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वो कैसे नशे छुड़ाने के लिए अपने आप को वो मोटिवेट करें और आके मदद लें। उमा जी, आप खुद एक मनोचिकित्सक हैं। जब आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आता है जो डिप्रेशन से ग्रसित है या फिर उसे कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, तो उसे आप कैसे ट्रीट करती हैं, कैसे उसका इलाज किया जाता है? जी देखिए, जब मरीज आता है तो उससे तो सबसे पहले बहुत हम लोगों की डिटेल्ड एनालिसिस होती है, डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग होती है। उसके बाद जब निष्कर्ष, और ऐसा नहीं होता है मनोचिकित्सा में कि जैसे हमने सिर्फ ब्लड प्रेशर नाप लिया और बता दिया कि ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो फला फला दवाई ले लीजिए, या एक ब्लड टेस्ट कर लिया और तुरंत बता दिया कि आपकी शुगर हाई आई है तो आपको डायबिटीज है। इसमें सेशंस लगते हैं। तो इनिशियल सेशंस तो डायग्नोसिस में पहुंचने में ही लगता है। उसके बाद अगर मरीज को माइल्ड कोई बीमारी है तो कई बार साइकोथेरेपी से ही बात बनती है। अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस में लोग आते हैं, जो बहुत कम संख्या में लोग आ पाते हैं, क्योंकि अक्सर घर वाले यही कहते हैं कि हमने काउंसलिंग की, हमने महीनों तक काउंसलिंग की। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक लड़की आई थी जिसने अपने बाल नोच नोच के, उसके सिर में एक भी बाल नहीं है और ये चीज वो 6-7 साल से कर रही है कि वो अपने बाल तोड़ती रहती है, बैठे बैठे वो अपने बाल तोड़ती रहती है और पूरा उसने अपने आप को गंजा कर लिया है। और ये 6-7 साल निकल गए हैं, तब माँ बाप जो है स्ट्रेस में आके आए हैं। वो भी किसी स्किन स्पेशलिस्ट ने बोला कि इसमें स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको मनोचिकित्सक को दिखाइए। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर इनिशियल स्टेजेस में कोई आता है तो साइकोथेरेपी भी काम करती है, लेकिन अक्सर क्योंकि जागरूकता की कमी है तो लोग बहुत लेट आते हैं, जब वो जो इनिशियल स्टेज है वो निकल चुका होता है। मॉडरेट सिवियरिटी में लोग पहुंचते हैं और उस समय काउंसलिंग के साथ साथ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेंटल इलनेसेस मस्तिष्क की कोशिकाओं में हार्मोनल असंतुलन से होता है। तरह तरह की बीमारियां जो होती हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो। यानी रुमा जी, जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर हमारे किसी फैमिली मेंबर को डिप्रेशन है तो काउंसलिंग उसकी ना की जाए, उसे इनिशियल स्टेज पे ही डॉक्टर के पास लेके जाया जाए ताकि डिप्रेशन जैसी बीमारी से उसे दूर किया जा सके।